बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव और योग गुरु स्वामी रामदेव। रामदेव पर कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भ्रामक विज्ञापन देने के लिए डांट लगा रहा है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। यहाँ योग, साधना, तप और सांस्कृतिक मूल्य जन जन की धमनियों में बसते हैं। यूं तो भारत में न जाने कितने ही सालों से लोग इन प्राचीन योगासनों और ध्यान क्रिया का प्रयोग कर स्वस्थ और निरोगी काया का अनुसरण करते आए हैं, मगर पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। पूंजीवाद और कॉर्पोरेटाइजेशन के इस दौर में पहाड़ों और एकांत में होने वाली योग साधना ने ऑनलाइन क्लासेस का रूप ले लिया है। प्राचीन जड़ी बूटियां और दवाएं अब आकर्षक और लुभावनी बोतलों में भरकर आने लगी हैं। ऐसे में अब ये एक बेहद बड़ा उद्योग बन चुका है, इतना बड़ा कि आपके लिए इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। और इस उद्योग के स्टार एंटरप्रेन्योर हैं बाबा रामदेव। वो योगी जो कभी तप और साधना में लीन हुआ करता था, आज वो न केवल इस $1 बिलियन बिजनेस के कर्ता धर्ता है, बल्कि इस ब्रांड के स्टार प्रचारक और कैंपेनर भी हैं। कुछ चंद सेलिब्रिटीज को छोड़ दे तो पतंजलि ने आज तक अपनी टीवी एड्स पर किसी नामी चेहरे को फीचर नहीं किया है। वे हमेशा से ही बाबा रामदेव की फेस वैल्यू पर खेलते आए हैं और आगे भी खेलते रहेंगे, क्योंकि उनका धंधा बाबा की जुबान पर ही टिका है। मगर आज हम उन्हीं बाबा रामदेव की स्थापित की गई पतंजलि कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दिए गए बड़े बयानों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें और सुप्रीम कोर्ट के दिए बयानों पर चर्चा करें, हमारे लिए कुछ अहम बातें जानना बेहद जरूरी है, जिसमें सबसे अहम है पतंजलि कंपनी का अब तक का इतिहास। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कंपनी की स्थापना साल 2006 में योग गुरु स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने की थी। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय कंपनी है। अगर आपने आचार्य बालकृष्ण के बारे में नहीं सुना तो आपको बता दें कि इन्होंने पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदिक केंद्र के माध्यम से पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बालकृष्ण ने आयुर्वेदिक औषधियों से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखी हैं। पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन 2006 में हुआ था और ये उत्तर भारत के हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की थी। ट्रस्ट का लक्ष्य स्वास्थ्य संवर्धन और उपचार के तरीकों के रूप में योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है। पतंजलि आयुर्वेद ने सबसे पहले औषधियों यानी दवाइयों के निर्माण से शुरुआत की थी। उसके बाद साल दर साल धीरे धीरे पतंजलि आयुर्वेद खाने पीने की चीजों से लेकर कांतिवर्धक उत्पादों का निर्माण भी करने लगी। पतंजलि आयुर्वेद 45 तरह के कांतिवर्धक यानी कॉस्मेटिक उत्पाद बनाती है, जिसमें सिर्फ 13 तरह के शरीर साफ करने के उत्पाद शामिल हैं, जैसे शैम्पू, साबुन, लिप बाम, सनस्क्रीन आदि। यहाँ तक कि आज के समय में किराने के बहुत से उत्पादों का निर्माण भी पतंजलि आयुर्वेद द्वारा किया जाता है। यह कंपनी 30 अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, जैसे सरसों तेल, आटा, घी, बिस्किट, मसाले, तेल, चीनी, जूस, शहद इत्यादि। दूसरी कंपनियों की तुलना में पतंजलि आयुर्वेद के उत्पाद सस्ते हैं। पतंजलि योगपीठ में आयुर्वेद और योगा का ज्ञान साथ में दिया जाता है। उनके भारत देश में कुल 2 मुख्य संस्थान हैं, पतंजलि योगपीठ 1 और पतंजलि योगपीठ 2। उनकी शुरुआत भारत के साथ साथ नेपाल, मॉरिशस, यूके, कनाडा और अमेरिका में भी शुरू की गई थी। वर्तमान समय में कंपनी का टर्नओवर बिलियंस का मार्क टच कर चुका है और आज उनकी कंपनी ने लगभग हर सामान को निकाल लिया है। इसके अंदर टूथपेस्ट, शैम्पू, बिस्किट, पतंजलि तेल और न जाने क्या क्या चीजें शामिल हैं। हाल ही में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड को झूठे दावे करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को विज्ञापनों में अपनी दवाओं के बारे में झूठे दावे करने को लेकर चेतावनी दी थी। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक वकील ने कहा था कि इन विज्ञापनों में कहा गया है कि आधुनिक दवाएं लेने के बावजूद चिकित्सक खुद मर रहे हैं। इस रवैये के जवाब में साल 2022 के अगस्त महीने में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने कुछ कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। इन कंपनीज पर यह आरोप लगाया गया था कि एलोपैथिक दवाइयों के खिलाफ लगातार भ्रमित किया जा रहा है। इन कंपनीज में बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी के बारे में कहा गया था कि उन्होंने अपने भ्रामक विज्ञापनों में बीमारियों को ठीक करने का झूठा दावा किया है। इस विवाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खास तौर पर जुलाई 2022 के दौरान खबरों में प्रकाशित हुए विज्ञापन को आड़े हाथों लिया था, जिस विज्ञापन में पतंजलि का यह दावा था कि इन विदेशी फार्मा कंपनीज और दवाई बनाने वाले ब्रांड से अपने आप को और इस देश को बचाना बेहद जरूरी है। इस बात को IMA ने बेहद ही गंभीरता से लिया।
ये बात अगर सिर्फ इतनी ही होती तो क्या ही था, मगर इसमें अभी और झोल बाकी है। पतंजलि एफएमसीजी के 3 बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स, पतंजलि हनी यानी शहद, पतंजलि गाय का दूध, पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी और पतंजलि कच्ची घानी का शुद्ध सरसों तेल, तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स हाल ही में हुई लैब टेस्ट में फेल हो गए हैं। FSSAI और गवर्नमेंट फूड स्टैंडर्ड्स द्वारा निर्धारित मानकों और मापदंडों पर ये तीनों ही प्रोडक्ट्स खरे नहीं उतर पाए, जिसके चलते फिर एक बार पतंजलि के हर्बल ऑर्गेनिक और प्योर प्रोडक्ट्स जैसे दावों की हवा निकल गई है। पतंजलि के शहद में कुछ इनऑर्गेनिक थिकनर्स मिले हैं, यहाँ तक कि पतंजलि के मशहूर टूथपेस्ट दंतकांति तक में गड़बड़ पाई गई है। यूं तो ये टूथपेस्ट 100% वेजिटेरियन है, इसकी क्रीम पर वेजिटेरियन का वो ग्रीन डॉट भी छपा हुआ है, मगर इसकी हकीकत तब सामने आई जब एक लैब रिसर्च में इसके भीतर कटल फिश बोन्स यानी समुद्र फेन की मौजूदगी पाई गई, जो कि इसे पूरी तरह से मांसाहारी बना देता है। मगर इसके बावजूद भी खुलेआम इसे 100% वेजिटेरियन के नाम पर बेचा जा रहा है और भोले भाले वेजिटेरियन लोग नासमझी में इसका रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, ओवरऑल जब पतंजलि उत्पादों के 82 सैंपल्स को पिक किया गया तो उसमें से 32 सैंपल्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फेल कर गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडियन आर्मी ने अपने कैंटीन्स में पतंजलि के आयुर्वेदिक एलोवेरा जूस की बिक्री पर रोक लगा दी। चलिए आपको थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आजकल का नहीं है, बल्कि स्वामी रामदेव अक्सर फार्मा कंपनीज को टारगेट करते हुए यह कहते देखे जाते हैं कि वो ऐसी कंपनीज के पोल जरूर खोलकर रहेंगे जो आम लोगों को गलत दावे कर लूट रही है। मगर क्या इनका पतंजलि को लेकर ऐसा रवैया नहीं है? 2021 में दिए अपने एक विवादित बयान में बाबा रामदेव ने कहा था कि यह माफिया केवल दवाइयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों के भीतर इंजेक्शन और बाकी तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक भी फैला हुआ है। स्वामी रामदेव ने आरोप लगाया कि ब्रांडेड कंपनियों की दवाएं लिखने वाले डॉक्टर्स कमीशन खाते हैं, वे जेनरिक दवाएं न लिखकर उसी सॉल्ट की महंगी दवाएं लिखते हैं। इस खेल को बंद करवाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं इस गोरख धंधे को बंद करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाऊंगा। इसके अलावा कोरोना महामारी के बीच उन्होंने कहा था कि कोरोना के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पेंट भी आ गए हैं। पेंट में IMA वालों को इम्यूनिटी दिखती है, लेकिन कोरोनिल और कपालभाति में इम्यूनिटी नहीं नजर आती। 2 जजेस ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पतंजलि आयुर्वेद के ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत प्रभाव के साथ रोका जाना होगा। कोर्ट ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगी। साथ ही इस नोटिस को जारी करते हुए एलोपैथी और एलोपैथिक चिकित्साओं की आलोचना करने के लिए बाबा रामदेव की कड़ी आलोचना की थी। बीते साल के दिसंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी चेतावनी दी। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम यानी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ विज्ञापन में भ्रामक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग दावे पब्लिश करने के लिए भी बाबा रामदेव को कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा, पतंजलि आयुर्वेद के ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत रोकना होगा। अदालत ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगी। उन्होंने कहा था, इन स्वामी रामदेव को आखिर हुआ क्या? आखिरकार हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने योग को देश और दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया है। हम सभी इसके लिए उन्हें जानते हैं, लेकिन उन्हें अन्य प्रणाली की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि उनका सिस्टम असरदार होगा ही? डॉक्टर्स के मेडिकल ट्रीटमेंट को सिरे से नकारना सही नहीं है। इसी के साथ ही कोर्ट ने अपने बयान में ये कहा कि आगे से अगर कोई भी व्यक्ति या ब्रांड अपने ब्रांड के प्रमोशन में किसी और दूसरे ब्रांड के डेफेमेशन करता हुआ पकड़ा गया और उसका दावा झूठा साबित हुआ तो कोर्ट उस पर 1 करोड़ रुपए पर प्रोडक्ट का जुर्माना भी लगाएगी। हालांकि पतंजलि की ओर से जवाब में कहा गया कि वे आने वाले समय में इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई बयानबाजी उनकी तरफ से ना हो। मगर क्या इस मामले को थोड़ी और गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? अगर कोई पत्रकार सरकार से जुड़ा कोई विज्ञापन बनाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। फिर क्या इतने बड़े मामले में चेतावनी देने के बजाय सीधा जुर्माना नहीं लगाना चाहिए? क्या ये महज एक योग गुरु होने के चलते उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या भारत में केवल बाबा रामदेव ही योग गुरु हैं? इस सब के बावजूद भी आज हम योग के साथ हमेशा स्वामी रामदेव का ही नाम याद रखते हैं। शायद इसलिए भी ऐसा है क्योंकि रामदेव योग के प्रसार से ज्यादा अपने ब्रांड और अपने खुद के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। द कपिल शर्मा शो, आपकी अदालत और तरह तरह के रियलिटी शोज में जा जाकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस विवाद के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि जरूरी नहीं कि अगर आपके अंदर योग की समझ हो तो आपके अंदर नैतिक क्षमता भी उतनी ही बेहतर होगी।
दुनिया की नजर में बाबा रामदेव एक योग गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों का मिश्रण करते हुए व्यवसाय में कदम रखा है। हालांकि दिल्ली के पास अरावली रेंज में बसे मंगर के हरे भरे गांव में उनकी पहचान एक अलग रूप ले लेती है, एक रियल एस्टेट टाइकून की। एक स्थानीय रियल एस्टेट डीलर ने नाम न छिपाने का अनुरोध करते हुए खुलासा किया, बाबा जी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से मंगर में कई जमीनें खरीदी, जिससे संदिग्ध भूमि लेन देन में संलग्न पतंजलि संबंधित शेल कंपनियों की एक दशक पुरानी कहानी को उजागर किया है। इसके बाद पतंजलि ग्रुप से जुड़ी अस्पष्ट कंपनियों के एक नेटवर्क का पता चला, जो हरियाणा के मंगर में भूमि सौदे के माध्यम से काम कर रही थी। रामदेव के भाई और करीबी सहयोगियों द्वारा संचालित इस फर्जी संस्थाओं में न केवल सरकारी जांच से परहेज किया, बल्कि वित्तीय लाभ के लिए कानूनी खामियों का भी फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट के असुरक्षित वन भूमि के रक्षा के आदेशों के बावजूद अरावली क्षेत्र में पतंजलि का कारोबार बढ़ गया। खासकर 2023 में वन आरक्षण अधिनियम के अनुकूलन संशोधन के बाद। आपको बता दें, शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनमें पैसा कौन लगा रहा है, किससे मिलने वाला है, इन सभी बातों का पता नहीं चलता है। इसके अलावा इन कंपनीज की मदद से टैक्स चोरी कर पाना भी बेहद आसान होता है। अक्सर ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इन कंपनीज का पता लगाती है। यह कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद में परिवर्तित करने जैसे कामों में शामिल होती हैं। साथ ही इन कंपनी का हवाला जैसे इल्लीगल मनी नेटवर्क से भी सीधा संपर्क होता है। इस पर हमारी सरकार को बेहद सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल, यह खुलासा रिपोर्टर्स कलेक्टिव जांच का एक हिस्सा थी। इन दावों से पतंजलि कॉर्पोरेट की डार्क साइड लोगों के सामने आ रही है। इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार स्वामी रामदेव और पतंजलि को कोर्ट में लगातार आड़े हाथों लिया है, मगर केवल चेतावनी देने की बजाय सही तरह से इसकी जांच पड़ताल करके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। इस खुलासे के बाद हो सकता है हमारे इस चैनल और वीडियो पर असर पड़े, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आप अभी ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही सच को आगे भी जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।